नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली कथा में हमने जाना था कि पांडव अपनी माता कुंती के साथ लाक्षागृह से सही सलामत कैसे बाहर निकले थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब घने जंगलों में आग लग जाती है तब चूहे कैसे बच जाते हैं, यह विदुर जी ने अपने दूतों द्वारा पांडवों के पास संदेशा भेजकर बताया था। दोस्तों, यह बात पांडव बड़े ही होशियारी से समझ गए और उन्होंने लाक्षागृह के अंदर से एक सुरंग बनाई जो कि एक नदी के किनारे निकलती थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी देना मैं उचित समझता हूँ कि अब लाक्षागृह यानी लाख का घर कहाँ है। तो दोस्तों, जैसे जैसे सदियाँ बीतती गई वैसे वहाँ का मूल नाम बदलता गया और अब इसे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पांडव लाक्षागृह से सुरंग के मार्ग से नदी के किनारे निकल आते हैं। तो दोस्तों, नदी के किनारे आते ही उनके लिए किसी दूतों द्वारा बुलवाई एक नाव खड़ी थी, या वह नाव किसी ने भेजी थी, या विदुर जी ने उनकी सहायता करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, ये तो हमें पता नहीं है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर एक नाव थी, उस नाव में पांडव बैठ गए और किसी को शंका न हो इसलिए वह उस नाव से पानी के विपरीत दिशा में चले गए। दोस्तों, विपरीत दिशा में नाव चलाना बहुत ही कठिन काम होता है, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन पांडवों ने अपने बल के प्रयोग से नाव विपरीत दिशा में चलाई, या उस समय यानी आज से 5000 साल पहले स्पीड बोट थी, यह भी हम नहीं जानते। लेकिन वहाँ एक नाव थी और उस नाव में बैठकर पांडव अपनी माता के साथ नदी के विपरीत दिशा में चले गए। दोस्तों, आगे जाकर उन्हें बड़ा घना जंगल मिला। उस जंगल का नाम वारणावरत था। दोस्तों, वारणावरत में पांडवों ने एक बड़े पेड़ का आश्रय लिया और उस पेड़ के नीचे पांडव विराम करने लगे। जिस पे वन में पांडव सोए थे, वह वन हिडम्ब नामक दैत्य का अधिकार क्षेत्र था। दोस्तों, वह हिडम्ब बड़ा ही भयानक, क्रूर एवं एक नरभक्षी राक्षस था। दोस्तों, हिडम्ब अपनी बहन हिडम्बा के साथ एक वृक्ष पर रहता था। वह हिडम्ब राक्षस शाम होते ही शिकार के लिए निकल जाता था और खा पीकर वृक्ष पर आकर सो जाता था। दोस्तों, उस समय भी वह 2 जंगली भैंसों का भक्षण करके अपने वृक्ष पर आकर आराम कर रहा था। दोस्तों, कुछ समय बाद हिडम्ब को मानव की गंध आने लगी और उस गंध से उसकी भूख भड़क गई। फिर उसने अपनी बहन से कहा, तुम उत्तर दिशा में जाओ, मुझे उत्तर दिशा से मानव की गंध आ रही है। वहाँ जाकर तुम मुझे बताओ कि वहाँ सचमुच मानव है या नहीं। मैंने तो बहुत समय से मानव का भक्षण नहीं किया है। अपनी भाई की बात मानकर हिडम्बा वृक्ष से नीचे आकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। मानव गंध पाकर उसकी भी भूख भड़क उठी थी। वह तेजी से चलकर जहाँ पांडव सो रहे थे वहाँ आ पहुंची। दोस्तों, हिडम्बा ने एक स्त्री को भी वहाँ सोते हुए देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। दोस्तों, वह स्त्री पांडवों की माता कुंती जी थी। दोस्तों, तभी हिडम्बा की दृष्टि एक शिला पर बैठे बलशाली इंसान पर पड़ी। दोस्तों, वह बलशाली इंसान भीमसेन के अलावा कौन हो सकता है। दोस्तों, वहां पर पहुंचने पर हिडिम्बा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इतनी रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो। भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिम्बा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिम्बा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिम्ब बहुत दुष्ट और क्रूर है,
किंतु मैं इतना तो सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकूं। यह क्षेत्र मेरे भाई हिडम्ब का है। वह मानवभक्षी व बड़ा ही क्रूर दानव है। यदि वह आ गया तो आप सबको खा जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन सबको आप किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाए। मैं भी अपनी मायावी शक्ति से आपकी मदद करूंगी। दोस्तों, हिडिंबा की बात सुनकर भीम बोले, हे सुंदरी, तुम मेरे परिवार की चिंता न करो। यदि तुम्हारा भाई यहाँ आकर उनका कोई अहित करने की चेष्टा करेगा तो मैं मेरे भाइयों को बचाने के लिए तुम्हारे भाई का वध कर दूंगा। दोस्तों, थके हुए अपने भाई और माता की निद्रा में विघ्न नहीं डालना चाहता हूँ, ऐसा भीम हिडम्बा को बोले। दोस्तों, हिडम्बी का भाई भी उसके पीछे पीछे आ गया। वहाँ उसने आकर हिडम्बा को एक मानस रूपसी के रूप में भीम से बातें करते देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसकी बात सुनकर वह गरज कर बोला, अरे नीच उल्टा, ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। दुष्टा, एक साधारण मानव से संबंध जोड़ने की बात कहकर तूने पूरे दैत्य समुदाय की नाक कटवा दी है। तेरे साथ आज तेरे इस प्रेमी का भी मैं अंत कर दूंगा। दोस्तों, हिडम्बा गुस्से से बोला। गुस्से से इतना सब कहकर हिडम्ब बड़े ही हिंसात्मक भाव आंखों में लिए हुए उसकी ओर बढ़ गया। किंतु जैसे ही उसने हिडम्बा को पकड़ना चाहा तो भीम ने उसकी कलाई अपने मजबूत पंजे से पकड़ ली और गज कर भीम बोले, अरे दुष्ट, मेरे होते हुए स्त्री पर हाथ उठाता है। यदि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। स्त्री पर हाथ उठाने वाले कायर हो तुम। ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर और भीम द्वारा एक साधारण मनुष्य द्वारा अपना हाथ पकड़कर दोस्तों, गुस्से से इतना सब कहकर हिडम्ब बड़े ही हिंसात्मक भाव से उसकी ओर बढ़ गया। किंतु जैसे ही उसने हिडम्बा को पकड़ना चाहा तो भीम ने उसकी कलाई अपने मजबूत पंजे से पकड़ ली और भीम गरज कर बोले, अरे दुष्ट, मेरे होते हुए स्त्री पर हाथ उठाता है। यदि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। एक स्त्री पर हाथ उठाने वाले कायर। ऐसे अपमानजनक शब्द को सुनकर और भीम द्वारा एक साधारण मनुष्य द्वारा अपना हाथ पकड़ लिए जाने से हिडम्ब अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने उछलकर न केवल भीम से अपनी कलाई छुड़ाई बल्कि एक जोरदार घुंसा भी भीम की गर्दन पर लगाया। यह घुंसा बड़ा ही शक्तिशाली था दोस्तों, किंतु इससे भीम जरा भी विचलित नहीं हुए और भीम ने पलटकर जोर से वार किया और फिर दोनों में घमासान मल्ल युद्ध होने लगा। उनके लड़ने से जंगल में ऐसा शोर उत्पन्न हुआ कि सोते हुए चारों भाई एवं माता कुंती की नींद खुल गई। हिडम्ब और भीम के मल्लयुद्ध से जंगल में सोते हुए जीव जंतु जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। भीम और हिडम्ब के टकराने से जंगल में ऐसा ध्वनि उत्पन्न हो रहा था कि मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हो। उधर भीम को अकेले ही एक दैत्य से जूझते देखकर चारों भाई उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, परंतु अगले ही पल वह विस्मय से भीम को देखने लगे, जिसने उस बलशाली राक्षस को अपने हाथों पर सिर से भी ऊंचा उठा लिया था। भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली, जो कि उसकी आखिरी चीख थी। दोस्तों, ऐसे हिडम्ब का अंत हो गया। दोस्तों, पांडव, कुंती और हिडम्बा को वीर भीम का प्रदर्शन देखकर बहुत ही खुशी हुई। इस घटना के बाद अर्जुन बड़े ही होशियारी से अपने भाई युधिष्ठिर से बोले, भैया, हमें अब यह स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस राक्षस के मरने का समाचार दुर्योधन को उसके गुप्तचरों से तो मिल ही जाएगा और दुर्योधन के गुप्तचर यहाँ भी आ सकते हैं। माता कुंती सहित सभी भाइयों ने इस सुझाव का समर्थन किया और वह थोड़ा सा जल पीकर उसी समय उस स्थान से आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, हिडम्बा उनके पीछे पीछे ही चल रही थी।
माता कुंती एवं पांचों पांडव काफी दूर निकल आ गए थे। तब अचानक ही कुंती ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गए। अप्सरा रूपी एक सुंदरी को अपने पीछे पीछे आते देख उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उस अप्सरा रूपी हिडम्बा से पूछा, तुम कौन हो? हमारे पीछे क्यों आ रही हो? दोस्तों, भीम को तो उसकी मंशा मालूम ही थी। वह खामोश रहा, मगर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव अवश्य उसे देखकर हैरान हुए। हिडम्बा ने आगे बढ़कर प्रथमतः कुंती माँ के पांव छुए और वह बोली, हे माते, मैं हिडम्बा नाम की राक्षसी हूँ। आपके पुत्र ने अभी जिस राक्षस का वध किया है वह मेरा बड़ा भाई था, इसलिए मैं भी राक्षस कुल की हूँ। इसके बाद उसने संकुचते हुए बताया कि मैंने आपके पुत्र की वीरता से प्रभावित होकर उसे मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब अंतिम निर्णय आप ही ले सकती हो। दोस्तों, हिडम्बा की यह बात सुनकर कुंती ने भीम की ओर देखा, लेकिन भीम तो शर्माए से खड़े हुए थे। कुंती समझ गई कि भीम की भी यही इच्छा है। फिर थोड़ा विचार करके कुंती बोली, ठीक है बेटी, यदि तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हो और विधाता की भी यही इच्छा है तो मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे से भी वार्तालाप किया। युधिष्ठिर और कुंती ने भीम और हिडम्बा का विवाह कर देने की बात कही, लेकिन माता कुंती और युधिष्ठिर बोले कि तुम दिन में भीम को अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन रात होते ही हमें सुरक्षा के लिए भीम की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम भीमसेन को रात होते ही हमारे पास छोड़ दिया करो। हिडम्बा ने यह बात मान ली। दोस्तों, इसी तरह हिडम्बा और भीम का विवाह संपन्न हुआ। हिडम्बा और भीमसेन दोनों 1 साल तक एक साथ रहे। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आपको अगर यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।